नमस्कार। प्राइम टाइम में आज मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। झारखंड और जम्मू कश्मीर दोनों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। झारखंड में बीजेपी जीत चुकी है, वहां अब सिर्फ एक ही सवाल बचा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो नतीजे आए हैं उसने न सिर्फ कई सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि सरकार किन पार्टियों की बनेगी ये एक बड़ा प्रश्न है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि उनकी पार्टी के लिए हर विकल्प खुला है। दूसरी तरफ पीडीपी से संकेत आ रहे हैं कि बीजेपी की तरफ उसका झुकाव है सरकार बनाने को लेकर। पीडीपी की 28 सीटें हैं और बीजेपी की 25, लेकिन जिस एक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को हर आकलन में कोई 7 से ज्यादा सीटें नहीं दे रहा था, उसने 15 सीटें जीती हैं और रेस में वापस आ गई है। जब कयास ये लग रहे थे कि एनसी बीजेपी के साथ आ सकते हैं या नहीं, उसी वक्त उमर अब्दुल्ला ने ये कहकर सनसनी फैला दी कि अगर मुफ्ती मोहम्मद सईद उन्हें फोन करें तो पीडीपी को भी समर्थन पर विचार वो कर सकते हैं। यानी हर पार्टी ने विकल्पों के दरवाजे खिड़कियां खोल रखी हैं। अब सवाल इसमें यह है कि किसकी शर्तें क्या होंगी, गठबंधन से असर क्या होगा और बीजेपी को शायद ये भी मंथन करना होगा कि मिशन 44 के टारगेट तक पहुंचते पहुंचते वो रुक कैसे गई। तो इन सभी मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा। झारखंड को हम फिलहाल छोड़ देंगे क्योंकि झारखंड जो है उसकी स्थिति बिल्कुल साफ है, लेकिन जम्मू कश्मीर की स्थिति जो है वो कॉम्प्लिकेटेड भी है, इंटरेस्टिंग भी है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ श्रीनगर में हमारे एक और सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ हैं। संजय निरुपम मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं कांग्रेस के। सरदार रंगील सिंह स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता हैं पीडीपी के, वो भी हमारे साथ जम्मू से जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल संबित मैं आपसे करना चाहती हूं कि ये कहा जा रहा है, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कि अप्रत्याशित जीत का ये साल रहा है, लेकिन जो एक टारगेट था मिशन 44 का, उसको आप जो नहीं पा सके जम्मू कश्मीर में, क्या उसको लेकर कहीं थोड़ी बहुत निराशा है कि बाकी पार्टियों की तरफ हाथ बढ़ाना पड़ रहा है? नहीं कादम्बरी, देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है कि अगर हमें 50 सीट मिल जाते जम्मू कश्मीर में तो हम बहुत खुश होते, उससे अधिक मिलते तो और भी खुश होते। मगर जो मिला है वो भी ऐतिहासिक है, वो कोई कम नहीं है, उस पर भी हमें बहुत खुशी है। खुशी क्यों है ये समझने की आवश्यकता है। जब 1980 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना जम्मू कश्मीर का और 83 में पहला चुनाव हुआ जम्मू कश्मीर में, उस समय 76 सीट्स थे असेंबली में, हमें 0 सीट्स मिले थे। भारतीय जनता पार्टी अपना अकाउंट तक नहीं खोल पाई थी। उसके सब्सिक्वेंट चुनाव में आप देखिए 2 सीट, 8 सीट, 11 सीट का सफर तय करते हुए आज हम वहां पहुंचे हैं जहां या तो हम सरकार बनाएंगे या जो सरकार बनाएगा उसमें हम अपनी भागीदारी या योगदान देंगे। स्वाभाविक रूप से ये एक अंग्रेजी में जो कहते हैं टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ है। हिंदुस्तान की राजनीति में जम्मू कश्मीर की राजनीति का एक अलग अहमियत है। उसमें भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार से उदित होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। तो इसको हम छोटा ना करके देखें, बड़ा करके देखें। चलिए, अभी तक मैं चैनल्स में सुन रही थी कि टेक्टोनिक शिफ्ट हो गया। अब चलिए आपकी तरफ से भी टेक्टोनिक शिफ्ट जो है वो उसका मामला सामने आ गया, लेकिन जो सुबह मैंने ही इस्तेमाल किया था इस वर्ड का। संबित, जो विकल्पों की बात अमित शाह कर रहे हैं, क्या विकल्प इसमें आप कौन कौन से विकल्प जो है वो बता सकते हैं? क्या विकल्प है? देखिए, हम लोग अपनी मर्यादाओं के ही अंदर रह सकते हैं, हम प्रवक्ता हैं। स्वाभाविक रूप से जो विकल्प हैं, जैसे आदरणीय अमित शाह जी ने भी आज अपने वक्तव्य में कहा कि ये विकल्प तलाशे जाएंगे जब पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड कल सुबह 11:30 बजे बैठेगी, तो स्वाभाविक रूप से ये कौन से विकल्प हैं ये पार्लियामेंट्री बोर्ड कल ही तय करेगा। इन विकल्पों में समर्थन लेने का, समर्थन देने का, ऑपोजिशन में बैठने का, ये तमाम विकल्प है। इनमें क्या होगा पार्लियामेंट्री बोर्ड कल तय करेगी। चलिए, आप प्रवक्ता है, लेकिन आपसे थोड़ा मैं ज्यादा उम्मीद कर रही थी कि आपके पास थोड़ा और इन्फॉर्मेशन होगा। हम अखिलेश शर्मा से पूछ लेते हैं, लगातार नजर रखे हुए हैं। अखिलेश, अंदर की क्या खबर है? देखिए, बीजेपी कई रणनीति पर काम कर रही है। जो हमें जानकारी मिली है कादम्बनी, उसके मुताबिक पीडीपी के साथ बीजेपी का संपर्क बना हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी उसकी बातचीत हो रही है। लेकिन जो बीजेपी की कोशिश है वो यही होगी, जो 7 निर्दलीय या छोटी पार्टियों के विधायक जीत करके आए हैं, पार्टी का कहना है कि उनमें से 5 जो सदस्य हैं वो बीजेपी के साथ आ सकते हैं, यानी बीजेपी की संख्या 25 से बढ़कर 30 तक पहुंच सकती है। बीजेपी ये भी कह रही है कि जो कांग्रेस के 12 विधायक जीत करके आए हैं, उनमें से 3 विधायक ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी से खासे प्रभावित हैं और वो जरूरत पड़ी तो शायद पाला भी बदल सकते हैं। तो इस तरह से बीजेपी
एक तरफ अपनी संख्या बढ़ाने का प्रयास इस मौजूदा विधानसभा में जो नतीजा है उसमें करेगी। दूसरी बात, पीडीपी के साथ जो बातचीत होगी उसमें ये हमारे सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी अपनी ओर से उसी तरह का रोटेशन फार्मूला अपनी ओर से रख सकती है जैसा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में था, यानी 3 साल तक बीजेपी का मुख्यमंत्री, 3 साल तक पीडीपी का मुख्यमंत्री। अब इस पर आगे बातचीत कहां तक पहुंची है इस बारे में जानकारी हमें नहीं मिल पाई है, लेकिन हाँ, जिस तरह के पीडीपी के नेताओं के बयान आए हैं, जो सुर उनके दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह की एक आप देख सकते हैं कि पृष्ठभूमि जम्मू कश्मीर में रही है कि वहां पर क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी दोनों मिलकर के सरकार बनाती रही हैं और क्षेत्रीय पार्टी ये हमेशा चाहती है कि एक फ्रेंडली सरकार जो है केंद्र में रहे और जो उसका दोस्ताना संबंध उसके रहे। तो मुझे लगता है इसलिए पीडीपी और बीजेपी की संभावना, सरकार की संभावना ज्यादा प्रबल है। यानी हम ये मान के चलें कि पीडीपी पर फोकस ज्यादा है बीजेपी का? बिल्कुल, पीडीपी पर ही फोकस ज्यादा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ये फायदा जरूर होगा बीजेपी को कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सपोर्ट करती है तो शायद वो ज्यादा शर्तें बीजेपी के सामने ना रख पाए और वैसी सूरत में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री 6 साल तक रह पाए। लेकिन बीजेपी ये चाहेगी कि वहां पर एक स्टेबल सरकार हो। मोदी बार बार वहां पर गए, ऐसा कोई महीना नहीं छूटा है जब मोदी वहां पर ना गए हो, इसलिए विकास वहां पर एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये रहेगा कादम्बनी कि अगर पीडीपी बीजेपी का अलायंस होता है तो बीजेपी जो जम्मू में पूरी ताकत जहां पर उसको मिली है, 25 सीटें जो बीजेपी जम्मू क्षेत्र में जीत करके आई है, वहां पर मतदाताओं के सामने वो क्या इसका एक्सप्लेनेशन देगी। ये भी कहा जा सकता है कि किस तरह से जो क्षेत्रीय संतुलन है क्या उसके जरिए बनाया जा सकता है, या फिर एक ऐतिहासिक मौका भी आए कि जब बीजेपी अपने नेतृत्व में वहां पर पहली बार सरकार बनाए। सरदार रंगील सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं पीडीपी के जम्मू से हमारे साथ हैं। रंगील सिंह जी, पीडीपी अगर बीजेपी के साथ जाने का फैसला करती है, अगर करती है जैसे कि हमें संकेत मिल रहे हैं लगातार, तो क्या उसकी कुछ शर्तें भी होंगी? देखिए, मुझे तो इस वक्त तक अभी कोई आइडिया नहीं है कि हमारी हाईकमांड ने इसके बारे में क्या सोचा है, क्योंकि पहले भी जब हमारा कांग्रेस के साथ कोलिशन था तो उस वक्त भी हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो कांग्रेस के साथ तय किया था, और जब सब बातें उनकी तरफ से भी हमारी तरफ से भी एग्रीड हो गई थी तो फिर हमने उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट फॉर्म की थी। तो इसलिए अभी हमें तो बहुमत नहीं मिला, लेकिन ये है कि अगर सरकार बनानी है तो विकल्प जैसे बीजेपी के सामने हैं तो हमारे सामने भी कुछ विकल्प हैं, लेकिन सवाल सिर्फ सरकार बनाने का नहीं है, सरकार उन अपेक्षाओं का है जिनकी वजह से कश्मीर में हमें बहुमत मिला है। वो देखना है कि वो लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो कैसे हम पूरी कर सकते हैं, और जो भी पार्टी जिसके साथ भी कोई संबंध जुड़ता है, ये तो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा भी बैठने वाला है, उन्होंने ही तय करना है, और हाईकमांड इज एट इट। कई लिमिटेड ऑप्शन है और वेरियस ऑप्शंस हैं, कौन सा ऑप्शन जो है इन व्यू ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट एंड इन व्यू ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, कौन कौन से ऐसे इशू हैं जो हम बैठ के सॉर्ट आउट करके एक मजबूत कोalition जो है वो कायम कर सकते हैं जी। तो दिस डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय द हाई कमांड, मे बी इन अ डे और सो इसके बारे में वो फैसला करेंगे। लेकिन हमारा यही है। ठीक है, आपने जो एक पॉइंट जो आपने अपेक्षाओं का उठाया है वो बहुत अहम पॉइंट है। उमाशंकर सिंह हमारे सहयोगी लगातार वहां पर कवर कर रहे हैं। उमा, जो स्थिति वहां पर आप देख रहे होंगे लगातार, जो अपेक्षाओं की बात कह रहे हैं, जो वहां के अवाम की बात कह रहे हैं, शायद सबसे बड़ा धर्म संकट अगर हम देखें तो पीडीपी के लिए भी वही है और बीजेपी के लिए भी वही है, लेकिन पीडीपी के लिए खासकर वहां के अवाम को समझाना शायद मुश्किल होगा। ये देखिए, बिल्कुल कादम्बनी, जो एक पार्टी 3 दूसरी पार्टियों के खिलाफ लड़कर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरकर सामने आई है पीडीपी, उसको तीनों ही दल ने एक एक अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी तरह से समर्थन देने का या समर्थन लेने का एक तरह से कह सकते हैं कि संदेश दे दिया है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो बीजेपी हो। सबसे बड़ी बात है कि पीडीपी के सामने दुविधा क्या है, क्या होगी। पीडीपी के सामने दुविधा ये होगी कि अगर वो बीजेपी के साथ जाती है तो चाहे वो आर्म फोर्स
स्पेशल पावर एक्ट है उस पे जो पीडीपी का स्टैंड रहा है उस पे वो बीजेपी को मना पाएगी या नहीं मना पाएगी। अगर धारा 370 की बात जो कि बीजेपी हालांकि अब उसको डाइल्यूट करती है, लेकिन जिस धारा 370 की बात को लेकर बीजेपी अलग भाषा में बात करती रही है, पीडीपी को उसमें क्या रियायत मिलेगी या पीडीपी बीजेपी को किस तरह से उस पर मनाएगी। दूसरी बात, अगर आपको याद होगा अमरनाथ यात्रा विवाद, अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन देने की जब बात हुई थी तो जम्मू में बीजेपी ने किस तरह के प्रदर्शन किए थे और पीडीपी ने वैली में किस तरह के प्रदर्शन किए थे। तो खुदा न खास्ते अगर ऐसी कोई सिचुएशन, अगर मिलीजुली सरकार बनती है इन दोनों पार्टियों की, तो ऐसी कोई सिचुएशन पनपती है फ्यूचर में, तो क्या जो एक बीजेपी जो कि हिंदू राष्ट्रवाद की बात करती रही है चुनाव के पहले भी चुनाव के बाद भी, वो बीजेपी की जनता को किस तरह से, अपने मतदाताओं को किस तरह से समझाएगी और पीडीपी वैली के अपने मतदाताओं को किस तरह से समझाएगी। तो अभी बात करने में तो बहुत अच्छा लग रहा है और शायद दोनों अपने अपने मुद्दों को, दोनों अपने अपने जो चुनाव के पहले जिसको वो उसूल कहते थे उनको दरकिनार कर साथ आ जाएं शायद सत्ता को एक अस्थायी देने के नाम पर। लेकिन बहुत सारे ऐसे विरोधाभास हैं जिसपे दोनों ही पार्टी को बैठकर अभी सोचना होगा अपने अंदरूनी तौर पे और तब जाकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करना पड़ेगा। तो ये बातचीत बेशक चल रही है, दिन भर हमने भी यही देखा है कि किस तरह से महबूबा मुफ्ती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि होने जा रही थी लास्ट मिनट में उन्होंने उसको कॉल्ड ऑफ कर दिया, कैंसिल कर दिया। और अब कब वो बात करेंगी, जाहिर सी बात है कि जब सब कुछ तय हो जाएगा पर्दे के पीछे तब वो बात करेंगी। लेकिन जो एक जानकारी ये आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी बीजेपी साधने की कोशिश में है या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो भी बीजेपी के साथ जा सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की लाचारी तो हमें समझ में आती है कि उसने अपने पत्ते खोल दिए कि गेंद पीडीपी के पाले में है, लेकिन बीजेपी को सरकार बनाने के लिए ऐसी क्या मतलब अभी जल्दबाजी हो गई है कि वो हर विकल्प खुला रखकर और पीडीपी के साथ जाने को भी तैयार है, जिसके खिलाफ लड़कर वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी है। जी, यहाँ पर संजय निरुपम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको ये भी बता दें हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जेएल कौल भी इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय, आपसे जानना चाहते हैं, जो हमारे सहयोगी ने यहाँ पर कहा कि आपकी मजबूरी समझ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ओपन एक ऑफर आपने दिया है पीडीपी को, दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला का जो बयान है कि किस तरह से कांग्रेस हर बार दोस्त बदल लेती है, तो आप इस सारे कैलकुलेशन में कांग्रेस कहाँ फिट हो रही है? देखिए, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी हैं डॉक्टर पात्रा, उनको जो टेक्टोनिक शिफ्ट है उसके लिए बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए आदेश नहीं दिया। इस पूरे विधानसभा चुनाव के नतीजों में सबसे बड़े दल के रूप में पीडीपी उभरी है। निश्चित तौर पर संसदीय जनतंत्र का तकाजा यह है कि पीडीपी को सरकार बनाने का न्योता मिलेगा और पीडीपी को ही सरकार बनाना। अब पीडीपी को तय करना है कि किसके साथ जाना है। बीजेपी ने एक ऑफर दी। अब बीजेपी जिसने 50 वर्षों तक लगातार धारा 370 के खिलाफ आंदोलन चलाया, एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बलिदान हो गए, क्या भारतीय जनता पार्टी को 370 का मुद्दा छोड़ देगी और उसको पीडीपी के साथ रिश्ता बनाने के चक्कर में? दूसरा, जैसे ही बीजेपी और पीडीपी साथ में आएंगे, भागवत जी कहीं नागपुर से आवाज उठाएंगे कि इस देश में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, तो पीडीपी को कैसा लगेगा? ऐसे धर्म संकट से बचने के लिए एक मिनट पूरी बात हो जाने दीजिए। नहीं, मैं आ रहा हूं। ऐसे में पीडीपी के धर्म संकट से बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक ऑफर दी है कि अगर आप सरकार बनाना चाहें हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। पीडीपी एक बहुत स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस की एक एलाइज है, नेचुरल एलाइज कह सकते हैं। पीडीपी एनसी और कांग्रेस पार्टी एक नेचुरल एलाइज हो सकते हैं, एक सहयोगी स्वाभाविक तौर पर हो सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने कोई मजबूरी या लाचारी के तहत नहीं, कहीं ना कहीं पीडीपी को धर्म संकट से बचाने के लिए अपनी पेशकश रखी है। रह गई बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही जम्मू में एक ताकत रही है। कभी इनके सांसद भी आते रहे जम्मू से, चमन लाल गुप्ता जी कभी एक मंत्री हुआ करते थे। आप धर्म संकट से बचा रहे हैं, आप देखना है कि पीडीपी जो है, नहीं संजय, अब यहाँ पे समस्या ये है कि पीडीपी किस वाले धर्म संकट से बचना चाहती है और किस धर्म संकट को टैकल करना चाहती है, यहाँ पर बड़ा सवाल ये है। कौन सा जो अभी स्थिति बनी हुई है जम्मू कश्मीर में, सबके पास इतने विकल्प हैं और सब सरकार बनाने को तैयार है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। जिस तरह का मैंडेट आया है, वो मैंडेट दो तरह से उसे देखा जा सकता है। आप कह सकते हैं कि जम्मू में बीजेपी ने स्वीप कर दिया। हाँ। आप ये भी कह सकते हैं कि पीडीपी ने वैली के लोगों को काफ़ी रिझाया है, काफ़ी मुतासर कर दिया है। लेकिन
इन दोनों में से कोई भी अकेले अगर वो बहुमत होता भी, इस स्थिति में सरकार नहीं बना सकती, वो स्थिर नहीं रह सकती। जम्मू एक पार्टी को वोट दे, कश्मीर वैली दूसरी पार्टी को वोट दे, बिल्कुल, तो जम्मू में सारा रिजेंटमेंट इतने सालों से यही है कि कश्मीर में वैली सेंट्रिक सरकार रही है और जो बाकी एरियाज को निगलेक्ट करती है। तो ये वही बात हो जाएगी, ये तो और भी ज्यादा बात हो जाएगी। सरकार अगर बनानी है वहाँ तो जम्मू कश्मीर की सरकार होनी चाहिए, जहाँ जम्मू और कश्मीर दोनों का एक फेयर रिप्रेजेंटेशन। हाँ, लेकिन अभी जो वोटिंग जिस तरह से हुई है, जो नतीजे आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं पोलराइजेशन जो है और ज्यादा हो गया, और ज्यादा डिफाइंड हो गया। अब उसमें सिचुएशन इसलिए अगर एक ही रास्ता है, लॉजिकल रास्ता एक ही है कि ये दोनों पार्टियां जो एक जम्मू को रिप्रेजेंट करती हैं, कश्मीर को रिप्रेजेंट करती हैं, मिलकर एक साझा सरकार बना ले। ये मैंडेट है, ऑब्वियसली ये मैंडेट। यानी जम्मू के लोगों ने बीजेपी को चुना, कश्मीर के लोगों ने पीडीपी को चुना, बट अगर दोनों पूरे स्टेट को देखा जाए तो ये है कि दे हैव सिलेक्टेड टू पार्टीज, इट इज फॉर दीज टू पार्टीज टू फाइंड अ वे। शायद यही बात शायद अखिलेश, वो बीजेपी में भी ये समझ में थोड़ा आ रहा है कि ये स्थिति बनी हुई है अभी, शायद फोकस इसीलिए पीडीपी पर ज्यादा है। लेकिन अब जब से इन्होंने ये अभी कहा कि उनके सामने काफी पीडीपी के सामने काफी समस्याएं हैं, बिल्कुल ये सही है कि धारा 370 अनुच्छेद 370 एक बहुत बड़ा एक इमोटिव इशू है, लेकिन हमको अगर ध्यान से देखें कि बीजेपी ने धारा 370 को अब जो वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो दूसरे तरीके से वो कर रहे हैं कि 370 पर बहस होनी चाहिए कि फायदेमंद है कि नहीं। हाँ, वो फ्लेक्सिबिलिटी हम लगातार कैंपेनिंग में भी देखते रहे हैं। खत्म करने की बात तो कर ही नहीं है। वो चीज तो कैंपेनिंग में ही हमने देख ली थी कि क्या चेंज क्या हो गया। बिल्कुल कादम जी, बड़ी बात यह कि जिस तरह से बीजेपी ने अपने रुख में नरमी दिखाई है, पार्टी में एक धड़ा अब भी एक कहता है, इस तर्क को पुरजोर तरीके से रखता है कि जो कौल साहब ने बात रखी कि जम्मू के लोगों का जो मैंडेट आया तो आपका पूरा जनादेश आपको जम्मू से मिला, तो आप वहां लोगों को क्या जवाब देंगे? बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है पार्टी के सामने, तो फिर क्या विकल्प क्या है? क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए? उस बात से पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी, यानी उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि केंद्र सरकार इसमें इस तरह से इंटरवीन नहीं करेगी कि वहां पर आप राष्ट्रपति शासन लगा दें। ये विकल्प भी हो सकता है कि पीडीपी को आप सरकार बनाने के लिए बुलाएं और वो अल्पमत की सरकार चलाती रहे, लेकिन क्या वो सरकार स्थायी होगी? और फिर जो दूसरे क्षेत्र हैं उनकी एस्पिरेशंस का क्या होगा? तो इसलिए पार्टिसिपेशन एक हो, लार्जर पार्टिसिपेशन, इसके लिए यही एक तरीका दिखाई दे रहा है। इसलिए बीजेपी इस रास्ते पर आगे बढ़ रही है। लेकिन फिर यहाँ पर सीएम वाली समस्या होगी कि सीएम कहाँ का, जम्मू का होगा या फिर कश्मीर का होगा? तो यही समस्या जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का समझौता था, 3-3 साल का उनका भी रोटेशन फार्मूला था, तो बीजेपी मुझे लगता है इसी फार्मूले पर आगे बढ़ेगी। आप यहाँ पर ये देखिए कि बीजेपी और पीडीपी की सीटों में ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं। 28 सीटें अगर पीडीपी की हो तो बीजेपी के पास 25 सीटें हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जो घाटी है वो पीडीपी के साथ चली गई हो। कौल साहब ने कहा कि रिझाया है, लेकिन जम्मू में तो एक तरह से लग रहा है कि पूरा समर्थन बीजेपी को मिला है, हालांकि बीजेपी की उम्मीद के हिसाब से सीटें वहां पर उनको नहीं मिल पाई। फिर अगर आप बात करेंगे तो लद्दाख की, तो वहां पर तो कांग्रेस को सपोर्ट मिला है। तो तीनों क्षेत्रों में अलग अलग तरह का जनादेश आया, यानी सबको मिलकर के साथ चलने का एक जनादेश लोगों ने दिया है। लेकिन हाँ, कांग्रेस और एनसी के खिलाफ भी जनादेश है, ये भी बीजेपी को और पीडीपी को समझना पड़ेगा। संबित, आपसे जानना चाहते हैं कि अगर पीडीपी को अब अप्रोच कर रहे हैं, तो अगर चुनाव के पहले एक प्री पोल अलायंस होता तो क्या ये दोनों पार्टियों के लिए बेहतर नहीं होता? क्योंकि आमतौर पर जम्मू कश्मीर में यही होता रहा है कि एक राष्ट्रीय पार्टी और एक रीजनल पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती रही है, सबसे ज्यादा सफल यही रहा है। अगर मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं कादम्बरी, तो it will amount to answering the first question। मतलब आपने कहा था कि हम मिलकर सरकार बनाएंगे, मैं उसको आंसर कर दूंगा। मैंने कहा इस पे हमें धीरज की आवश्यकता है, इसलिए कल हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे जब हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पे कोई निर्णय लेगा। मगर मैं संजय निरुपम जी के प्रश्नों का उत्तर देना चाहता था। संजय जी ने बहुत बड़े ताना बाना के साथ ये कहा कि पीडीपी को एक तरह से कांग्रेस का समर्थन लेना चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने भी ये कहा। इसको क्लासिकली अगर डिफाइन किया जाए तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस इज आउट टुडे सर्चिंग फॉर सरोगेट मदर। गोद की खोज में कांग्रेस पुनः निकल पड़ी है। ये 12 वर्षों से गोद की खोज में ही चल रहा था। पीडीपी के गोद, उसके बाद एनसी का गोद और पुनः गोद का खोज। और कहीं ना कहीं ये गोद की खोज जो है ये उचित नहीं है, क्योंकि जनता ने रिजेक्ट किया है, ये समझने की आवश्यकता है। ठीक है।
रंगील सिंह जी से हम पहले ही पूछ चुके हैं, वो बोल रहे हैं कि उनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी। मैं जरा जवाब दूं। एक मिनट संजय, वक्त हमारे पास थोड़ा कम है, मैं थोड़ा वक्त दूंगी आपको, अभी आ रही हूँ। मैं उमाशंकर आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से लगातार कैंपेनिंग में नरेंद्र मोदी ने अटैक किया था और सीधे सीधे बोला था बाप बेटी की सरकार, बाप बेटे की सरकार, ये चीजें जो क्लियर कट उन्होंने बोली थी, जो चुनावी माहौल बना था, उसके बाद भी क्या वहां पर संभव है कि ये एक कॉम्बिनेशन हो जो सबसे स्थिर सरकार की बात यहाँ पर कौल साहब कह रहे हैं कि ये यही होगा, लेकिन एक चीज इसमें और है कि डिवाइड जो है और शार्प हो जाएगा जम्मू और कश्मीर के बीच? जी देखिए, जहां तक इस बात की गुंजाइश की बात है तो पीडीपी की तरफ से आज सुबह ये संकेत दिए जा रहे थे। जब नईम अख्तर जो है वो पत्रकारों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि बीजेपी को एंगेज करना होगा क्योंकि वो सेंटर में उनकी सरकार है। तो यहाँ पीडीपी की एक जो चाहत है वो समझ में आती है। वो ये चाहती है कि सेंटर से जो इमदाद, जो मदद मिलती रही है जम्मू कश्मीर सरकार को, वो लगातार जारी रहे और वो तभी संभव है जब बीजेपी और पीडीपी यहाँ मिलकर सरकार बनाए। लेकिन उसके साथ पीडीपी की कई सारी दूसरी समस्याएं भी है जिसमें उनका परंपरागत जो अपना जो वोट बैंक है वो भी है। तो उसको सबसे बड़ी बात होगी कैसे उसको कैटर करती है, क्या दलील देती है, और इसी बात पे डिपेंड करता है कि पीडीपी अपने कल किस फैसले के साथ सामने आती है। थालियां तो तमाम पार्टियां उनके सामने बिछाकर बैठ गई हैं। रंगील सिंह जी, आपसे जानना चाहते हैं, जो शर्तों की बात हम लगातार कर रहे हैं, जहां बीजेपी की भी समस्याएं हैं वो भी कुछ शर्तें रखेगी, जहां पर पीडीपी है वो भी कुछ शर्तें रखेगी। बेसिक जो पॉइंट्स होंगे, आप इतने सालों से पीडीपी के साथ हैं, बेसिक पॉइंट्स अगर आप बता सकें कि क्या होंगे? जो एएफएसपीए की बात कर रहे हैं उमाशंकर, जो 370 की बात कर रहे हैं, क्या उसके अलावा भी कोई शर्तें होंगी? मैंने पहले ही कह दिया कि there are issues, very important issues pertaining to the state of Jammu and Kashmir. जी. And then there are issues related Sir, please, Hindi with में. the deficit trust between the center and the state. तो वो कैसे जो है वो ठीक किए जा सकते हैं। हाँ. दूसरी बात ये है कि जैसे टाइटैनिक शिफ्ट की बात हो गई, जम्मू कश्मीर एक बड़ी अलग किस्म की स्थिति है इसमें। लद्दाख एक तरफ है, जम्मू एक तरफ है, कश्मीर एक तरफ है। इस वक्त तक यही कोशिश रही है कि इन रीजन्स को किस तरीके से बैलेंस करके इकट्ठा किया जाए। ये जो टाइटैनिक शिफ्ट हुई है या डिवाइड हो गया है, जम्मू एक तरफ हो गया, कश्मीर एक तरफ हो गया, तो ये बिल्कुल एक किस्म की डिवाइड जो है वो कंप्लीट हो गई है। हमारे लिए ये परेशानी का ये विषय है कि अब इसको कैसे तरीके से ठीक किया जाए, क्योंकि कोई भी सरकार बनती है तो उसके सामने पहले सारे रीजन्स को इकट्ठा चलाना है, बैलेंस करना है, उनकी जो जो डिमांड्स हैं या जो उनकी देरीना चल रही है उसको कैसे साथ चलाना है। ये एक चीज बताइए, आपने बहुत अहम बात बोली है कि डिवाइड बड़ा शार्प हो गया है, लेकिन ऐसे सिनेरियो में जब आपसे उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि मुफ्ती मोहम्मद साहब जब फोन करेंगे तो हम भी सपोर्ट देने पर हम विचार करेंगे, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी आपकी बात बन सकती है? नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि दिस मैटर परटेन टू द डिसीजन ऑफ द हाई कमांड। लेकिन मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हमारा अभी चलने का कोई इम्कान जो है वो नहीं है, वो नहीं है, कहीं नहीं। यानी कि एक विकल्प ये आप बंद करके चलते हैं। ये जी हाँ, तो इसलिए वी हैव टू सी व्हाट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड द स्टेट। कौल साहब, यहाँ पर एक विकल्प तो बंद हो गया है, जो उमर अब्दुल्ला ने सजेस्ट किया था, वो एक चीज तो रंगील सिंह कह रहे हैं कि वो हो ही नहीं सकता। क्या जो उन्होंने ऑफर किया था उन्होंने कुछ सोच कर ही ऑफर किया होगा? नहीं, फारूक साहब ने जो बात कही, उसने कहा कि मेरी ओर से किसी को कोई न्योता नहीं है, मगर अगर मैं फोन उठाकर नहीं करूंगा, अगर किसी का फोन आया तो बात करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। दिस इज व्हाट ही सेड। लेकिन इसमें कोई ज़्यादा इसको महत्व देने की बात नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल इंटरेस्ट पीडीपी के देखे जाए तो उन्हें न तो कांग्रेस के साथ और न नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता करना चाहिए। आफ्टर ऑल पीडीपी का जो वोट है वो इन्हीं दो पार्टियों से आता है। इन्हीं दो पार्टियों को काट कर उन्होंने वोट हासिल किया है।
अगर उसे वैली में और लद्दाख में भी और जम्मू के बहुत सारे एरियाज में भी, पुंछ, नौशहरा, डोडा वगैरह में भी अपनी पैठ बनानी है, तो उसे इन पार्टियों को के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। दिस इज, ऐसा मेरा ख्याल है। मुफ्ती साहब ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी सोच रहे हैं। हाँ। तो एक दूसरी बात ये है कि जहाँ तक स्पेशल पावर्स, आर्मी के स्पेशल पावर्स हैं, दीज थिंग्स आर नेगोशिएबल। मुझे नहीं लगता कि मुफ्ती मोहम्मद सईद या महबूबा ये इस पर कोई बहुत अड़चन आएगी, क्योंकि इन बातों की पर बहस या बातचीत वो पहले भी करते रहे हैं प्राइवेटली, मोदी साहब से। अच्छा, तो ये सब मुझे ऐसा लग रहा है, इस वक्त मुझे लग रहा है कि सरकार बाद में चलेगी, ये 5 साल चले या न चले, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि कांग्रेस और पीडीपी की भी ऐसी ही सरकार बनी थी। वो इस बात पर टूट गई क्योंकि पीडीपी मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनाने को तैयार नहीं थी, जबकि उसकी बारी आई थी। लेकिन अब स्थिति रोटेशन में था। अब लेकिन स्थिति बदल गई है। अब भी उनका सबसे बड़ी बात ये होगी कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री पीडीपी का होगा। इस शर्त पर वो समझौता कर सकते हैं। बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन जो अखिलेश को जो खबर मिली है कि रोटेशन की बात हो रही है और कांग्रेस ने रोटेशन का रास्ता दिखाई दिया है। हाँ, तो रोटेशन पहले भी हुआ, लेकिन रोटेशन किसी एक मुद्दे पर टूट जाते हैं। वो यूपी में भी टूटे हैं और JNK में भी टूटा है। वो टूट सकता है, तो इसलिए ये गारंटी कोई नहीं दे सकता है कि ये 5 साल चलने वाली सरकार है, लेकिन कुछ साल चलेगी, ऐसा। यानी कि ये बात होगी कि पहले कौन मुख्यमंत्री बनेगा। बीजेपी कोशिश करेगी कि पहले उसी का मुख्यमंत्री बने। हाँ। बीजेपी की शर्त तो यही होगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो उमर अब्दुल्ला की पेशकश आई है कि अगर मुफ्ती साहब अगर फोन करे तो, लेकिन उसके आगे उन्होंने अगली सांस में ये भी कहा है, जोड़ा भी है कि अगर फोन करेंगे तो पार्टी की जो सोचेंगे, नहीं पार्टी की जो कमेटी है उसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखा जाएगा। तो ये बात मुकम्मल तभी हो पाएगी कि जब बातचीत जो है उस तरह से पेशकश ये आई है। उठाता है इस पर डिपेंड करता है। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की स्थिति बन रही है और आप लोगों का जो रोटेशनल वाला सिस्टम था, अब लगता है कि उससे सीख कर यहाँ पर पीडीपी और बीजेपी शायद सरकार बनाने के तरफ ज्यादा जा रहे हैं। देखिए, अभी जो कौल साहब अपनी बात कह रहे थे और उनकी बातों का सार ये निकल के आ रहा था कि पीडीपी और बीजेपी की सरकार बननी चाहिए और इसका समर्थन कौल साहब खुद कर रहे हैं। बात समझने की कोशिश करिए। पीडीपी एक घाटी केंद्रित पार्टी है और बीजेपी, जिसने घाटी में जितने उम्मीदवार खड़े किए, एक को छोड़ के सबकी जमानत जब्त हो गई और सिर्फ 1% वोट मिला घाटी में। इसका मतलब घाटी के लोग बीजेपी को नहीं चाहते। ऐसे में घाटी की प्रतिनिधि पार्टी अगर बीजेपी के साथ सरकार बनाती है तो हमें कांग्रेस को या नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ होगी पीडीपी को आखिर में जाकर के। तो इसलिए हमने एक सुझाव दिया है। अब कोएलिशन में इस तरह से सरकारें बनती रहती हैं। अगर इसको कोई गोद लेना बोलता है तो ये उसकी अपनी मानसिक जो समझ है उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन याद रखिएगा, यही बीजेपी है जो सत्ता हाथ आने के लिए, जिसको महाराष्ट्र में नेचुरली करप्ट पार्टी का उसके समर्थन से सरकार को बचाया। आज यही भारतीय जनता पार्टी जिसको बाप बेटी को हटाओ, बाप बेटे को हटाओ, ये पूरे चुनाव प्रचार में नारा लगाया, आज उस पार्टी के साथ सरकार बनाने के लिए लालायित है। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ने बीजेपी को सरकार बनाने का जनादेश नहीं। चलिए, लेकिन नंबर्स जो है सब अंत में, संजय, अंत में यही होता है कि नंबर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं कि सरकार कौन बना रहा है, आपस में कौन कितना कॉम्प्रोमाइज करता है, सरकार अंत में वही बनती है। तो फिलहाल स्थिति वही बनी हुई है। किसकी क्या शर्तें होंगी, कौन किस चीज को लेकर मानेगा, कुल जमा क्या हो रहा है। संजय, वक्त हमारे पास बिल्कुल नहीं है, आज इतना ही है और सुबह से लगातार हमारे दर्शक जो देख रहे हैं चुनाव के नतीजे, शायद वो भी देखते देखते पक गए होंगे। थोड़ा इंतजार करने के बाद पता चल जाएगा कि कौन सरकार बना रहा है, किसका वहां पर क्या कॉम्बिनेशन जो है वो काम कर रहा है। फिलहाल इस चर्चा में यहाँ पर हम रुकते हैं। हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हम अपने दर्शकों को 2 बहुत अहम खबरें दिखाना चाहते हैं। आप बने रहें हमारे साथ।